तो पिछले क्लास में हम लोग किस टॉपिक पे बात कर रहे थे? तो सर हम लोग के पास दो टॉपिक थे। एक था क्या? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, दूसरा क्या था? लिमिटिंग रिएजेंट। तो सबसे पहले मेरा यही था कहना कि देखो जब भी वहाँ पे सवाल देखने जाओगे तो जो हम लोग के पास स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है और जो लिमिटिंग रिएजेंट का जो होता है हम लोग को क्वेश्चन, ये दोनों हम लोग को सिमिलर टाइप से देखने को मिलेगा। इसमें भी बोलेगा कि इतना मोल हम लोग को रिएक्टेंट है जो रिएक्ट करके इतना मोल प्रोडक्ट हम लोग को बना रहा है, या फिर सवाल बनेगा कि इतना प्रोडक्ट बनाने में कितना मोल रिक्वायरमेंट पड़ेगा हम लोग को रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का। इसी प्रकार से हम लोग को सवाल बनते रहता है। वेट वगैरह पूछ सकता है, मॉलिक्यूल वगैरह पूछ सकता है। तो सर सबसे बड़ा सवाल जो होता है या फिर सबसे बड़ा कन्फ्यूजन, खैर तुम लोग को पहले बोल दिया इसीलिए मन में चल रहा है कि अच्छा यहाँ पे कन्फ्यूजन भी होता है, और नहीं तो जिस समय हम लोग पढ़ा करते थे उसमें कोई बताया भी नहीं था कि अच्छा इसी प्रकार का कन्फ्यूजन होता है। अब बार बार क्वेश्चन लगा रहे हैं, बार बार गलत हो जा रहा है, बार बार गलत हो जा रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है कौन किससे बनेगा। तो खैर अब समझ जाना कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन सिमिलर टाइप से होता है, बशर्ते एक अंतर होता है। अंतर क्या है या फिर अंतर हम लोग कैसे पता कर पाएंगे? तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट में जो रिएक्टेंट का जो वैल्यू रहता है वो किसी एक का रहेगा। किसका दिया रहेगा? किसी एक का वैल्यू दिया रहेगा। लेकिन वही लिमिटिंग रिएजेंट का जब सवाल रहेगा तो उसमें सभी रिएक्टेंट का वैल्यू दिया रहेगा। मतलब इसमें और में करके रहेगा, मतलब अगर मान के चलो A + B से बन रहा है C, तो इसका रहेगा या फिर इसका रहेगा वैल्यू, मतलब इसका दिया रहेगा या फिर इसका दिया रहेगा। लेकिन जब यहाँ पे बात करेंगे A + B और बन रहा है C, तो इसका भी वैल्यू दिया रहेगा और इसका भी दिया रहेगा। अच्छा इसका चल रहा है इसलिए तुम लोग हंस रहा है क्या? कि बात समझ में आया कि इसमें और रहेगा और इसमें एंड में रहेगा। बात को समझ रहे हो? मतलब सर इसमें दोनों का वैल्यू दिया रहेगा, इसमें किसी एक का इंफॉर्मेशन रहेगा। तो अगर ये बतिया समझ गए तो क्वेश्चन में बता दो किसका क्वेश्चन दिया हुआ है। किसका है? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का। कैसे पता किया? अच्छा कैसे पता किया? सर क्वेश्चन में पहले ध्यान से देखे सर, पूछा हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ किसका? O2 का आर नीडेड, कितना मॉलिक्यूल्स O2 का जरूरत पड़ेगा क्या करने के लिए? टू प्रोड्यूस 5 मोल ऑफ Fe2O3। क्लियर है? क्या यहाँ पे गिवन जो है क्या ये दोनों के बारे में कुछ बोल दिया का? किसी एक के बारे में बोला है। तो किसके बारे में बोला था? तो सर O2 के बारे में बोला था। क्या इसका दिया है का? नहीं। तो सर इस प्रकार का सवाल जैसे देखेंगे तुरंत हम लोग बोल देंगे कि ये किससे बनेगा? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। अब अगर क्वेश्चंस पढ़ने का तरीका समझ में आ गया तो चलो हम लोग देखते हैं अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का सवाल का जवाब देना अलग मेथड है, और उसी तरह जब लिमिटिंग रिएजेंट का प्रोसेस देखते हैं तो उसका अलग होता है। तो अब हम लोग सबसे पहला जो मकसद होता है, चाहे कभी भी केमिकल रिएक्शंस रहे, एकमात्र हम लोग का उद्देश्य रहेगा उसे बैलेंस करना। क्या करना? बैलेंस करना। अब देखो क्या ये रिएक्शंस बैलेंस है? बिल्कुल। क्या है कि हम लिख करके दे दिए थे। अगर इस तरह का नंबर नहीं दिया रहे तो समझ जाना बैलेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन जब भी इस प्रकार का नंबर दिया रहे तो समझ जाना वो क्या रहेगा? बैलेंस रहेगा। तो सर यहाँ पे बैलेंस है। अब दूसरा मकसद क्या होता है? दूसरा मकसद यही रहता है सर आखिर दिया क्या है? तो दिया ये है कि कितना मॉलिक्यूल्स हम लोग को जरूरत पड़ेगा किसका? O2 का। मतलब सर इसमें सवाल पूछ दिया, और सवाल किसके बारे में पूछा है? मॉलिक्यूल्स, कि इसमें कितना मॉलिक्यूल्स जरूरत पड़ेगा क्या करने के लिए? तो 5 मोल Fe2O3 बनाने में। कहाँ है Fe2O3? रिएक्शन के पहले के बाद में। मतलब सर प्रोडक्ट का वैल्यू दिया हुआ है और बोला है कि इसको कितना बनाना है? तो इसको बनाना है हम लोग को 5 मोल। कितना बनाना है? 5 मोल। मतलब 5 मोल इसको बनाने में कितना मोल इसका, मतलब कितना मॉलिक्यूल इसका जरूरत पड़ेगा। तो अब यहाँ पे हम लोग को समझना है कि कभी भी इस प्रकार का सवाल रहे तो सबसे पहले हम लोग रिलेशन पता करते हैं, वो भी नंबर ऑफ मोल्स का। किसका रिलेशन पता करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स। जैसे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रहता तो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करते थे और वहां पे लिखते थे रिएक्टेड मोल। क्या लिखते थे? रिएक्टेड मोल, और वहां से चलते थे रिलेशन निकाल करके। लेकिन जब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रहता है तो उसको रिएक्शन वाला मोल से ही हम लोग कंपेयर करते हुए चलते हैं। जैसे इसका हम लोग 3 मोल लेंगे तो ये कितना बनेगा? 2 मोल। तो क्या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि जब हम लोग 2 मोल किसको बनाते हैं?
Fe2O3 को जब बनाते हैं तो इसको बनाने में कितना मोल जरूरत पड़ता है हम लोग को O2 का? तो सर इसका हम लोग को 3 मोल रिक्वायर्ड पड़ता है, 3 मोल रिक्वायर्ड O2। क्लियर है? इसका मतलब क्या समझे सर कि इतना फॉर्मेशन करने के लिए, या फिर इसको और भी बना सकते हो, अरे समझ में आ जाएगा इतना मोल बनाने में इतना मोल जरूरत पड़ता है किसका? O2 का। तो अब बताना है कि जब ये 5 मोल बनता है तो 5 मोल बनाने में इसका कितना मोल लगता होगा। तो देखो ऐसा रहता है ना, जब यहाँ पे 1, यहाँ पर 2, तो हम बोलते हैं अरे इसका 1 मोल तो इसका 2 मोल, इसका 2 मोल तो इसका 4 मोल, इसका 5 मोल तो इसका 10 मोल। लेकिन अब बतिया ये है ना सर कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है? 3। मतलब उसका मल्टीपल है क्या? नहीं है। और कभी भी उसका मल्टीपल नहीं रहता है तो उस समय हम लोग को प्रॉब्लम क्रिएट होते रहता है कि कितना उसमें चेंज हो रहा है। तो उसके लिए हम लोग लगाते हैं यूनिटरी मेथड। क्या लगाते हैं? यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड ऐसे कि 2 मोल में इतना मोल जरूरत पड़ता है, तो बताओ 1 मोल में कितना जरूरत पड़ेगा? कितना जरूरत पड़ेगा सर? 3/2 मोल्स रिक्वायर्ड ऑफ किसका? O2 का। क्या बात समझ में आ गया? अगर 1 का पता चल गया तो अभी कितना का निकालना है? 5 का। अब बताओ 5 में कितना होगा? तो 5 मोल ऑफ Fe2O3 इसको बनाने के लिए कितना इसको जरूरत पड़ेगा? तो 3/2, 5 बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई। अब बता कितना हो जाएगा? 15/2। क्या बात समझ में आ गया? तो इतना मोल जरूरत पड़ेगा किसका? O2 का। मोल रिक्वायर्ड ऑफ O2। अब देखो यहाँ पर O2 का था, मोल निकाल लिए। निकालना क्या था? मॉलिक्यूल्स। तो कभी भी अगर मास पूछे, मॉलिक्यूल्स पूछे, वॉल्यूम पूछे, डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं करते। सबसे पहले हम लोग रिलेशन जानते हैं मोल के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? मोल के बेसिस पे। तो पहले इसका दिया है तो इसका मोल निकालेंगे। अगर इसका मोल निकल गया तुरंत हम लोग सब कुछ निकाल सकते हैं, चाहे उसका वेट पूछे, चाहे उसका वॉल्यूम पूछे, चाहे उसका मॉलिक्यूल्स पूछे। बात समझ में आ गया? तो अगर हम लोग को मोल पता चल गया है तो क्या उसका मॉलिक्यूल्स नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं सर। तो जैसे जाओगे मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 रिक्वायर्ड, कितना रिक्वायर्ड पड़ता है? तो सर मॉलिक्यूल्स निकालने का फॉर्मूला होता है मोल और इनटू करते हैं किससे? अवोगाद्रोस नंबर से। मोल कितना निकल गया है? 15/2 इंटू Na। इतना भी ऑप्शन में रह सकता है, या तो फिर इसका वैल्यू पुट कर देगा। कितना? 6.022 इंटू 10⁻23। बात समझ में आ गया? तो इस प्रकार से। तो मेन मकसद ये था कि समझाना कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और लिमिटिंग रिएजेंट का सवाल किस प्रकार से दिया रहता है। क्या समझ में आ गया? पिछले क्लास में हम लोग किसका सॉल्व कर रहे थे? लिमिटिंग रिएजेंट का। आज किसका सॉल्व कर रहे हैं? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। हालांकि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पहले भी सॉल्व कर चुके थे, लेकिन बस एक कंबाइन करके बता रहे थे कि रिलेशन देखो किस प्रकार से होता है। चलो नोट कर लो इसको। देखो कितना इजी बने। अच्छा ये बताओ पहले किसका क्वेश्चन है? अरे हाइड्रोकार्बन लिमिटिंग रिएजेंट का है कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का? लिमिटिंग रिएजेंट कितना? हाथ उठा दो। हाय रे डर। हाँ सर उठाए थे। अच्छा सबसे पहले ये समझो, पहले बता दे रहे इसमें जितना लगाना है उतना लगा लेना। क्वेश्चन में खाली यहाँ चेंज होगा, बाकी पूछेगा यही चीज। ठीक है, पूछता क्या है? सो देखो हाउ मेनी लीटर्स ऑफ किसका? O2 का एट, अब बोले थे कि NTP लिख सकता है, STP लिख सकता है, एक ही चीज़ है। ठीक है, तो NTP और STP इसलिए लिखा है क्योंकि सर उसी से हम लोग वॉल्यूम वगैरह निकाला करते थे। ठीक है, और लीटर में ही आता था इसलिए वो पहले मेंशन करते किसमें? लीटर में। तो कितना लीटर NTP कंडीशन पे O2 का जरूरत पड़ेगा क्या करने के लिए? फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ C5H10। अच्छा बताओ तो इसका नाम क्या होगा? मतलब फिर से जाएंगे तुम लोग को बोलेंगे मैट्रिक लिख के आओ। क्या होता है? पेंटेन। कितना लोग पेंटेन बोल रहा है?
सब खाली आंख बंद कर लो ना। कितना बढ़िया मास्टर बताया था, कितना सुंदर सुंदर बोलता था मधुर वचन में कि देखो 1 नंबर में पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, तब पूछेगा उसका क्या होता है जनरल फॉर्मूला। तुम लोग क्या करते हो यार। यहाँ पे लिखते थे CnH2n+2, ये बताता था अल्केन को। किसको बताता था? अल्केन को। जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ऐसा करके। फिर था हम लोग को CnH2n, इसको हम लोग बोलते थे क्या सर? इसको बोलते थे अल्कीन। क्या बोलते थे? अल्कीन। अल्कीन में जैसे एक का होता नहीं है, 2 कार्बन से होता है। अरे एक का होता है का? नहीं होता है सर, डबल बॉन्ड कहाँ बनाओगे? 2 कार्बन का होता है, उसको बोलते हैं इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, ऐसा करके। तो अभी देखो यहाँ पे कितना, इसी का जस्ट डबल है कि डबल से 2 ज़्यादा है? डबल। मतलब ये क्या है हम लोग को? पेंटीन। ये हम लोग को क्या है? पेंटीन। ठीक है सर। और हम लोग जानते हैं कि कार्बन से मिल करके जो भी चीज़ बना रहता है और उसमें हाइड्रोजन रहता है तो उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन का ही हम लोग क्या कर रहे हैं? कंबस्सन। बोले थे क्वेश्चन में 2 चीज लिखा रहेगा, एक तो बर्न कराना और एक को क्या कराना? कंबस्सन। कभी भी ये सब बोलेगा मतलब समझ जाना कि वहाँ पे जलाने का बात कर रहा है। क्या चीज बात कर रहा है? जलाने का। और हम लोग जानते हैं दुनिया में जितने भी हाइड्रोकार्बन है, जितने भी, वो हाइड्रोकार्बन कंबसन करने के बाद 2 ही चीज बनाता है, एक वो पानी बनाता है और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अभी बता है क्या चीज? C5H10। सर यहाँ पे हम लोग इसको जला रहे हैं, कंबसन मतलब जलाना, अपने जल जाएगा। ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन। तो सर इसको ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते, रिएक्शन करवाते, तभी ये जलता है। और जलने के बाद हम लोग को क्या बनाएगा? 2 चीज बनाता है सर, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है, पानी बनाता है। तो अब बताओ कि ये तो रिएक्शन कंप्लीट हो गया, क्या इसी के बाद डायरेक्ट हम लोग प्रोसेस स्टार्ट कर दें? हम लोग सर पहले आप बताए थे, क्या बताए थे? कि रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड। यस सर, बताए थे सर। बैलेंस है का? तो इसको बैलेंस करने का भी बोले थे, सिस्टम से चलोगे कभी मार नहीं खाओगे, और नहीं तो जैसे तैसे जाओगे तो फंस कर रह जाओगे, बैलेंसो नहीं करने सकोगे। पहला कदम किस पे जाते हैं? कार्बन। पहला कदम कार्बन। कार्बन के गो, इधर के गो, कितना लगाएंगे? उसके बाद जाते हैं हाइड्रोजन पास। हाइड्रोजन के गो, इधर के गो, क्या करेंगे? 5 से क्या करेंगे? इनटू करेंगे। अरे यही करेंगे। ऑक्सीजन के गो, इधर कितना? अभी सही इसको काउंट नहीं करेंगे तो ओकरो मार खाएंगे। कितना है? 15। क्योंकि सर 5 दूना 10 और 5 कितना? 15 है। कितना? कैसे होगा? तो अगर इसको बैलेंस करने के लिए छेड़छाड़ करोगे पूरा तहस नहस हो जाएगा। इसलिए बोले थे फ्रैक्शन वाला सीख लेना। फ्रैक्शन वाला में क्या होता है? जितना जरूरत है, कितना जरूरत है? 15। सिंपल 15 से मल्टीप्लाई कर दो। अभी है कितना? 30 हो गया। तो 30 को 15 करने के लिए क्या करेंगे? तो यहाँ जो भी रहता है ना उसी से डिवाइड कर देते हैं। ये दोनों कैंसिल हो जाता है और ये हम लोग को बच जाएगा। बात समझ में आ गया? अगर मान के चलो ऐसा रहता, ऐसा रहता, अभी है कितना? 15। अच्छा सिंपल हो जाता ना अभी। और नहीं तो अगर इसको करना चाहते तो ऐसे करते 15 सर, और यहाँ पे 3 से खत्म 15, ऐसे भी कर लेते, लेकिन कोई बात नहीं, तो सिंपल था इसीलिए। अगर यहाँ पे 4 रहता तो कितना करते? 15/4। 4 से 4 खत्म और बच्चे का कितना? 15। समझ में आ गया? तो सर अभी हम लोग को 13 चाहिए था और यहाँ पे है कितना? 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 13/2। बैलेंस हो गया? अच्छा 15 है। तुम लोग हाँ सर बोल देते हैं, बताओ हो गया? अब यहाँ पे समझ में आ गया कौन सा रिएक्शन मतलब कि कैसे बनेगा? लिमिटिंग रिएजेंट से। किससे बनेगा? H2O। अच्छा कैसे पहचाना? क्योंकि सर एक का दिया है और निकालने, अच्छा किसी एक का नहीं इन्फॉर्मेशन बोला है, इसका मतलब सर खाली ऑक्सीजन का बोला, इसका बात किया है का? नहीं। या फिर इसका बात बोला है तो इन्फॉर्मेशन भी दिया है, तो सिर्फ इसी का ना दिया है, इसका तो कैलकुलेट करने के लिए दिया। लेकिन लिमिटिंग रिएजेंट का जब भी बात होता है इसका दोनों का दिया रहता है। तो समझ में आ गया सर। हम लोग का सवाल क्या है? इसको जला रहे हैं और कितना उसका अमाउंट है?
2 मोल, मतलब सर इसको लिया गया है 2 मोल, तो 2 मोल को जलाएंगे तो जलाने के लिए जो ऑक्सीजन है इसका कितना वॉल्यूम जरूरत पड़ेगा, इसका वॉल्यूम कितना जरूरत पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, तो सर वॉल्यूम पूछे, वेट पूछे, मॉलिक्यूल पूछे, एटम पूछे, कभी भी निकालने के लिए सबसे पहले मोल का रिलेशन को कर लेना। यहाँ पे देखते हैं इसका जब 1 मोल लेते हैं तो इसको कितना लेना पड़ता है, 15/2 मोल, कितना लेना पड़ता है, 15/2 मोल। तो अगर यदि मान के चलो 1 में इतना, तो 2 मोल में कितना मोल, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि सर 1 है तो इसको इतना, इसको 2 लेंगे तो इसका 2 गुना हो जाएगा, और होता जाएगा नहीं। तो यहाँ पर 1 है तो इतना, 2 लेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, सिर्फ 15। इसका मतलब सर इसके पास जो मोल है ना, वो मोल कितना निकल गया, 15 मोल। अगर मोल निकल गया क्या वॉल्यूम नहीं निकलेगा, आराम से सर। जैसे हम लोग जाते हैं वॉल्यूम बराबर, तो लिखते हैं हम लोग क्या चीज, मोल और इंटू में 22.4, यहाँ हो जाएगा 15 और इंटू में 22.4, जो भी आएगा लीटर आंसर। तब था, बाकी उड़ गया होगा इसलिए क्योंकि बार बार बोल रहे पीछे ले जाकर पढ़ लो, तो नहीं सर कहाँ पढ़ेंगे, आगे समझ में आइए जाएगा, कहाँ समझ में आएगा, पीछे ले चाहिए ना। देखो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, मेन मकसद है हम लोग को पढ़ना 2 टॉपिक, जिसका नाम है हम लोग को एम्पिरिकल फॉर्मूला के बारे में। किसके बारे में, एम्पिरिकल फॉर्मूला, जहाँ से सवाल बनते रहता है, ठीक है, चाहे कोई भी एग्जाम में बैठो। तो अब रहा बात कि एम्पिरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बीच में रिलेशन किस प्रकार से होता है, उसको जानने से पहले, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन रहता है उसमें हम लोग को ठीक हो जाता है, लेकिन जब घुमा करके क्वेश्चन रहता है जिसमें हम लोग को बता देता है कंपोजिशन का कहानी, किसकी कहानी, कंपोजिशन। अब एक वर्ड आ गया सर, कंपोजिशन। अब ये कंपोजिशन का मतलब होता है कि कौन कितना मात्रा में प्रेजेंट है। जैसे कि हम लोग का बात करते हैं इसका वाटर का, किसका बात करते हैं, वाटर का। अगर बात करेंगे कि बताओ वाटर में ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है वो कितना % प्रेजेंट है, तो जब हम लोग इसको निकालते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी सब्सटेंस में किसी एक पार्टिकुलर चीज का कि उसमें कितना उपलब्ध है, अगर उसको फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसी के लिए क्या यूज करेंगे, कंपोजिशन। कंपोजिशन मतलब किस तरह से वो बना हुआ है, कंपोजिशन का मतलब ही क्या होता है, बना हुआ, किस प्रकार से वो बना है। तो हम लोग को जो टॉपिक अभी पढ़ना है वो है परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन, या फिर डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे परसेंटेज कंपोजिशन, सिंपल। इसका मतलब क्या होता है कि कौन कितना % प्रेजेंट है। तो डायरेक्टली यहां पे लिख दे क्या, कौन कितना प्रेजेंट है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन से ही समझो, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा, कैलकुलेट परसेंट कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम इन H2O। समझते जाना, ठीक है। अच्छा, इससे भी पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं ना, रहने दे, निकालते कैसे सो समझ लो। परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन जैसे हम लोग निकालते हैं, जिसका भी निकालने बोलेगा उसका हम लोग लिखेंगे मोलर वेट, उसका क्या लिखेंगे, मोलर वेट, और इनटू कर देंगे नंबर ऑफ एटम, और नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, मोलर वेट। यहां पे डायरेक्टली टोटल लिख दो, सिंपल। ये है क्या चीज, परसेंटेज कंपोजिशन निकालने का फॉर्मूला। कहने का मतलब समझना, कोई भी मॉलिक्यूल दे दिया, जैसे अभी किसका बात कर रहे थे, पानी का। इस पानी में, ये टोटल मॉलिक्यूल्स में कितना % हम लोग को ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसी को अगर फाइंड आउट करने के लिए बोले, इसका मतलब है कि ये पानी में बनाने में कितना ऑक्सीजन का वहाँ पे रिक्वायरमेंट था, या फिर पानी निर्माण करने के लिए ऑक्सीजन कितना जरूरत पड़ा है, तो उसको निकालने के लिए जो यूज करते हैं उसको क्या बोल रहे हैं, परसेंटेज कंपोजिशन। बस समझ में आ गया। इसको निकालने का तरीका ये है कि जिसके बारे में पूछेगा कि कौन कितना वहाँ पे प्रेजेंट
प्रेजेंट है तो उसी का मोलर वेट लिखेंगे कितना है। जैसे भी ऑक्सीजन 1 है तो 1 से गुना करेंगे, अगर 2 रहता तो 2 से, और नीचे फिर मोलर वेट हम लोग टोटल लिखेंगे, मतलब टोटल करेंगे मतलब पूरे सब्सटेंस का मोलर वेट। कहने का मतलब अगर हम लोग को क्वेश्चन ये इस प्रकार से पूछ दे, क्या पूछे कि कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ H2 एंड या फिर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन H2O, बताओ कैसे निकालोगे। क्वेश्चन पूछा है क्या चीज करने, कैलकुलेट करने बोला है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ किसका किसका, हाइड्रोजन और किसका, ऑक्सीजन, किसमें, पानी में। तो हम लोग समझ में आ गया सर कि जो हम लोग के पास सब्सटेंस दिया हुआ है वो कौन है, पानी। तो इसका मतलब सर जैसे हम लोग जाएंगे परसेंटेज कंपोजिशन निकालने, एक एक करके निकालेंगे क्योंकि सर दोनों का सवाल पूछा है, हाइड्रोजन का भी और ऑक्सीजन का। अगर यदि हम लोग चलेंगे ऑक्सीजन का कि कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालेंगे, सर हम लोग लिखेंगे इसका मोलर वेट, क्या लिखेंगे, मोलर वेट। बताओ ऑक्सीजन का मोलर वेट कितना होता है, 16 इंटू, अब बताओ कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट है, 1, तो इसका मतलब सर एक ही ऑक्सीजन का मोलर वेट यहां पे यूज करेंगे। नीचे टोटल मोलर मास बताओ कितना होगा, 16 और इसका कितना 2, 16 और 2 कितना 18, 16/18, कैलकुलेट कर लो, कोई दिक्कत। करने जाओगे कितना लिखोगे 8 और नीचे कितना 9 लिख लोगे। इसको अगर परसेंटेज में अच्छा सिंपल सिंपल सिंपल, एक मिनट इंटू 100, अरे परसेंटेज ना निकाल रहे, तो परसेंटेज निकाल रहे तो उसमें इंटू करना तो भूल ही गए हो, कहाँ से फॉर्मूला काम करेगा सब बता। यहाँ पे इंटू कितना करना पड़ेगा 100, अब निकालो। इसमें अभी जाएंगे तो सर हम लोग हो जाएगा 16 और बटा में कितना 18 और इंटू में कितना 100, यहाँ जाओगे तो 8 और यहाँ पे जाओगे तो 9। अब इसको सॉल्व कर लेना, जितना भी होगा, जैसे यहाँ पर हो गया 800 और नीचे हो गया 9, जितना भी होगा उतना परसेंट क्या निकल जाएगा। दूसरा फिर देखो हम लोग को पूछा है कि परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ किसका, हाइड्रोजन। कैसे लिखेंगे, हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 है, कितना 2 से मल्टीप्लाई, पूरा मोलर मास कितना है वाटर का 18 और इंटू में कितना 100, निकाल दो 2 और नीचे हो जाएगा 18 और इंटू में 100, यहाँ से जाओगे तो कितना 9, मतलब सर 100 और नीचे कितना 9, यहाँ से जो भी आएगा उतना परसेंट आंसर। क्या बात समझ में आ गया, चलो लिख लो। अगर ये सवाल जान गए हो, अच्छा लिख लो पहले, लिख लो पहले। देखो सब कुछ क्वेश्चन सेम रहेगा, बस तुम लोग को बता देना है इसका, किसका, ग्लूकोज का, बन जाएगा। फिर अभी किसका पूछा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, चाहते तो कार्बन का भी पूछ सकते थे, लेकिन अब इतना 2 निकालोगे तो कार्बन तो खुद ही निकाल लोगे। चलो निकाल लो। देखो कुछ करना नहीं था, कैलकुलेट कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, सेम ही चीज़ सब रहता, बस देखो अंतर कहाँ हो जाता, बस अंतर सर यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा, और सिर्फ और सिर्फ यहाँ भी होगा यहाँ भी होगा, मतलब कुछ मिला के सर मिटा दीजिए, ये फॉर्मेट सब सेम ही रहेगा। सबसे पहले तो हम लोग इसी का मोलर मास निकालो, कितना होता है, कितना होता है, कोई नहीं बोलता, नहीं निकाले हो क्या। अच्छा निकालते कैसे ये पता है सर, कैसे निकालते हैं, कार्बन का होता है 12 इंटू कितना 6 प्लस हाइड्रोजन 12 और एक है तो मल्टीप्लाई करो या ना करो, इसमें कितना हो जाएगा सर 16 और इंटू कितना 6, यहाँ पे कितना होता है 72 प्लस 12 और प्लस 96, टोटल कितना होता है 180। अब सर नीचे तो मोलर वेट टोटल कितना हो जाएगा 180। पूछा किसका, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का होता है कितना 16, है कितना 6 गो, तो 6 से मल्टीप्लाई और इंटू कितना 100, और बाकी तो तुम लोग खुद समझदार हो ना। नीचे देखो, नीचे जाएंगे सर हाइड्रोजन में तो फिर नीचे लिखेंगे 180, हाइड्रोजन का होता कितना 1 है कितना 12 इंटू 100, अब जो भी होगा परसेंट। क्या समझ में आ गया, चलो अगर समझ में आ गया तो इसको क्यों पढ़ रहे थे, अभी नहीं समझ में आएगा, नेक्स्ट क्लास में समझ में आएगा, लेकिन इतना भी समझाने की प्रयास कर रहे हैं कि अब टॉपिक हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं।
टॉपिक अब पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब ये समझना है कि एम्पिरिकल फॉर्मूला होता क्या है। रेशियो यहाँ पे हम लोग को निकालना है। क्या निकालना है? रेशियो। और जो रेशियो निकालेंगे उसको बोलेंगे सिंपलेस्ट रेशियो। उसको क्या बोलेंगे? सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो कहने का मतलब बचपन में थोड़ा थोड़ा याद दिलाते हैं कुछ ऐसा। कैसा सर? मान के चलिए यहाँ पे लिख देते हैं कितना लिख देते हैं? 8 लिख देते हैं और नीचे लिख देते हैं हम कितना? 12 लिख देते हैं। इसको सिंपलेस्ट रेशियो में निकालना है। सिंपलेस्ट रेशियो कहने का मतलब होता है कि जो यहाँ पे वैल्यू है क्या इसका और भी छोटा टर्म्स में लिखा जा सकता है क्या? कहने का मतलब ऐसा कंसेप्ट हम लोग का शायद 5 क्लास या फिर 6 क्लास में कंसेप्ट होता था। इसका सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए होता था। इसका मतलब सर क्या इन लोग डिविजिबल है किसी चीज़ से? हाँ सर बिल्कुल है। किससे है सर? 4 के टेबल से भी काट सकते हैं। इसका मतलब सर 4 दूना 8 और 4 तिया 12। यहाँ पे हो गया सर 2/3। क्या इसका और भी सिंपल किया जा सकता है? का किया जा सकता है? नहीं। तो अगर किसी भी संख्या को अगर सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट कर रहे, सिंपलेस्ट रेशियो वही होता है जिसका और भी डिविजिबल नहीं किया जा सके, उसको और भी डिवाइड नहीं किया जा सके। क्या इसका और भी संभव है? क्या यहाँ पे किसी तरह से डिवाइड करके क्या इसका और भी छोटा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। वही अगर हम ऐसा बोले तब यहाँ पर है 16 और यहाँ पर है कुछ भी मान के चलो 12। अब करो तो इसका सिंपलेस्ट कितना होगा? सर यहाँ पे जाएंगे तो इसका हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा कितना? 3। सर इसका भी हो जाएगा 4/3। यही होगा सिंपलेस्ट रेशियो। क्या इससे और भी छोटा किया जा सकता है? नहीं। अगर छोटा करने जाएगा तो पॉइंट में आ जाएगा और वो हम लोग को इस तरह का फ्रैक्शन में देखने को नहीं मिलेगा। तो उसी प्रकार से अब हम लोग को समझना है एम्पिरिकल फॉर्मूला का। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला आखिर होता क्या है? तो ये भी एक सिंपलेस्ट रेशियो होता है। क्या होता है? सिंपलेस्ट रेशियो। अच्छा रेशियो किसका या फिर सिंपलेस्ट रेशियो हम लोग निकालने जा रहे हैं तो वो आखिर किसका? तो वो हम लोग निकालेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का। किसका निकालेंगे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का। अब सर ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही होता है जो मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? वही होता है जो मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होता है। जैसे वाटर का क्या होता है? H2O। ग्लूकोज का क्या होता है? C6H12O6। अगर हम बोलेंगे यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है? NaOH होता है। उसी प्रकार से हम बहुत कुछ आज यहाँ पे बोल सकते हैं। तो जो हम लोग को सब्सटेंस रहता है सर उसका जो भी फॉर्मूला होता है उसी को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इससे तो सब वाकिफ है कि नहीं है? अब यहाँ से हम लोग को समझना है इसी का सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा। जो सिंपलेस्ट रेशियो होगा उसी को क्या बोलते हैं? एम्पिरिकल फॉर्मूला। समझना, जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CO2। अब इसको सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करना है। सिंपलेस्ट रेशियो करने का मतलब यहाँ संख्या और यहाँ वाला जो भी रहेगा, जैसे मान के चलो ऐसा A B C D, यहाँ पर X Y Z और यहाँ पे कुछ भी मान लो B वगैरह ये सब कुछ के। तो जैसे यहाँ पे जो भी संख्या रहेगा अब देखना है कौन किससे डिविजिबल है। जैसे अभी हम लोग ऐसा कर रहे थे ना, A और बटा में B, इन लोग आपस में डिवाइड कर रहे थे और डिवाइड करने के बाद सबसे सिंपल में लिख रहे थे। अभी पूरा फॉर्मूला में देखना है कि नीचे जो भी सबस्क्रिप्ट में लिखा रहता है, जो नंबर लिखा रहता है, उस नंबर को आपस में डिवाइड करके देखना है। लेकिन हाँ शर्त यही है, डिवाइड जाना चाहिए तो सभ्य में जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसमें जा रहा है और इन लोगों से जा ही नहीं रहा है, तो उसको डिवाइड करने से भी कोई फायदा होने वाला नहीं है। डिवाइड जा रहा है तो सभ्य में जाना है। तो अब बताओ कि इसका सिंपलेस्ट रेशियो कितना बोल सकते हो? इसमें है 1 और इसमें कितना है 2। कि इसका और सिंपल बनाया जा सकता है? सर यहाँ पे 2 से मतलब डिवीजन होगा क्या दोनों में? नहीं सर 1 से हो सकता है। किससे? 1 से। अरे भैया तो 1 से करो या ना करो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। मतलब सर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका सिंपलेस्ट रेशियो बोलने भी जाएंगे तो होगा C1 और O2 होगा। इसके अलावा और भी कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वही अगर हम बात करें H2O का, तब इसका भी वही, क्योंकि सर इसका 2 और इसका कितना 1, इसमें भी और भी सिंपल बनाया नहीं जा सकता। लेकिन अगर हम बोले C6H12O6, अब बताओ हो सकता है नहीं हो सकता? सर सभे 2 से डिवाइड है, हो रहा है। तो जब तक इन लोग डिवाइड होते रहेगा, लेकिन शर्त यही है
किसी एक में नहीं, सब में होना चाहिए। अगर सब में नहीं डिवाइड हो रहा है तो उसमें गलती से भी करने नहीं जाना है। तो अगर इसमें सर 2 से भी डिवाइड करेंगे तो ये कितना होगा C3H, यहाँ पे कितना 6 और ये हो जाएगा O3। सर 3 से भी जा रहा है सर, तो सिंपल बोल दीजिए ना C1 और H2 और O1। अच्छा, इससे भी और सिंपल हो सकता है का? हो सकता है का? तो यही हो गया सिंपलेस्ट रेशियो। और सिंपलेस्ट रेशियो किसका हुआ सर? जो हम लोग को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था उसका। तो जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला होता है वही फॉर्मूला को किस नाम से जानते हैं? एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब समझ में आया? अब यहाँ पे हम लोग को कैलकुलेट करना है एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इसमें कुछ रिलेशन को जानना है। अब रिलेशन क्या होता है, इसमें हम लोग 2 टर्म्स को पढ़ेंगे। एक तो हम लोग देखेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बीच में कैसे रिलेशन होता है। दूसरा देखेंगे एम्पेरिकल वेट और मॉलिक्यूलर वेट में किस प्रकार का रिलेशन है। यहीं से यहाँ पर n से हम लोग क्या करेंगे, इधर हम लोग n से इंटू करेंगे और यहाँ पर भी n से इंटू करेंगे। और ये जो दोनों आपस में होता है ये सेम होता है। तो ये सब जितना भी चर्चा है कहाँ करेंगे? नेक्स्ट क्लास में। बात को समझ रहे हो? ये बहुत आसान है, बहुत आसान। तो हम लोग यहाँ पे सिंपलेस्ट रेशियो सब निकाल करके तुरंत एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे। जैसे देखो सवाल यही पूछेगा, या तो फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लोग को गायब कर देगा किसका वैल्यू? एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला देगा, कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा हम लोग को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लेकिन इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें 2 चीज़ का सहारा लेना पड़ेगा, एम्पेरिकल वेट और किसका? मॉलिक्यूलर वेट। तो इस सब के बीच में कैसा रिलेशन होता है इसके ऊपर हमें थोड़ा भाषण देना पड़ेगा, जिसके लिए समय भी नहीं है। तो कोशिश करना नेक्स्ट क्लास में को अब्सेंट मत करना, और नहीं तो ये टॉपिक छूट जाएगा। और ये टॉपिक से सवाल पूछा जाता है पूरा। बात को समझ रहे हो ना? ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।